मैं इस बीच जरा सीधे पहले दर्शकों को लेकर चलती हूँ। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज्ञा लोहेवाल मौजूद है और मनोज्ञा के साथ इस वक्त एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल साहब मौजूद हैं। बदरुद्दीन अजमल साहब, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। मनोज्ञा भी मेरे साथ मौजूद है। मैं स्टूडियो से एंकर बोल रही हूँ सर, रुमाना इसार खान। पहला सवाल मैं आपसे ले लेती हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम साहब। जी सर, मनोज्ञा आपसे सवाल लेंगे। अपने सामने बात हो रही है। जी साहब, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज पर आने के लिए। मेरा फैन है, हमेशा आपको देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अब जरा सवाल सुन लीजिए। पहला सवाल मेरा ये है कि आजकल बदरुद्दीन अजमल साहब कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा गर्म नजर आ रहे हैं बनिस्बत बीजेपी के। ऐसा क्या हो गया? यूपीए में साथी रहे और अब सारी खामियां कांग्रेस में नजर आ रही हैं। देखिए, बीजेपी हमारा दुश्मन नंबर 1 है। बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, बीजेपी मस्जिद के खिलाफ है, बीजेपी मंदिर के भी खिलाफ है, बीजेपी अजान के खिलाफ है, बीजेपी मदरसों के खिलाफ है, बीजेपी पर्दे के खिलाफ है, बीजेपी तलाक के खिलाफ है और क्या क्या नहीं खिलाफ है। सार बात यह है कि बीजेपी मुसलमानों का नाम और उनका वजूद भी हिंदुस्तान में नहीं सुनना चाहते। संविधान को बदल के वो जो है इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसलिए बीजेपी से हमारा समझौता होने का कोई सवाल नहीं। लेकिन 75 साल में 55 साल इस मुल्क के ऊपर अगर हुकूमत की है तो कांग्रेस ने की है। इसलिए हमको शिकायत उनसे ज्यादा है, दुश्मनी नहीं है। शिकायत यह है कि उन्होंने हमारे आसाम के मुसलमानों के लिए फ्लड इरोशन की समस्या को खत्म नहीं किया। एजुकेशन के मामले में मुस्लिम इलाकों में उन्होंने कोई कॉलेज नहीं दिया, यूनिवर्सिटी नहीं दिया, कोई हॉस्पिटल नहीं दिया। उसके बाद जमीन का पट्टा, आज जो लाखों आसाम के मुसलमानों का मसला है जो फ्लड और इरोशन में बह जाते हैं, उनके लिए इन्होंने कोई हल नहीं निकाला। इनके बाद बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां थी, डिटेंशन कैंप इन्होंने बनाया मुसलमानों के लिए। तो वही साहब के जमाने में सबसे पहली बार मुसलमानों के माथे के ऊपर सैकिया साहब ने बांग्लादेशी 30 लाख के लेबल लगा दिया। उसके 1 महीने के बाद दिल्ली में उनकी सरकार, जायसवाल साहब उनके होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि 30 लाख नहीं है बल्कि 80 लाख है। तो डी बॉर्डर का मामला उन्हीं का है, एनआरसी का मसला उन्हीं का पैदा हुआ है। तो हमारी जितनी मुसीबत है आज जवाब दे कोई भी चीफ ने, कोई आगे बड़े से बड़ा नेता आ जाए मेरे सामने और इन चीजों का जवाब दे कि ये क्यों नहीं हुआ, हम ये शिकायत भी नहीं करेंगे। लेकिन हम वहां भी करते हैं तो जानते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं। ठीक है, लेकिन इन तमाम शिकायतों के वक्त, जो वक्त आपने बताया, आपने जायसवाल साहब का नाम लिया, आप तो यूपीए के साथ ही लगातार थे ना, तो क्या दरअसल अब इस वक्त असली शिकायत इस वजह से है कि कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन बना लिया और एआईयूडीएफ को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया, न्योता नहीं मिला? नहीं प्लीज, हेलो, जायसवाल साहब ने जब बोला, जब सैकिया साहब चीफ मिनिस्टर थे, हमारी पार्टी का वजूद भी नहीं हुआ था। हमारी पार्टी 2005 में बनी। तो उसके पहले वाली शिकायतें हम करेंगे, बाद की शिकायतें करेंगे, जायज है हमारे लिए। साथ में आए ना आप, उसके बाद यूपीए के दौरान आप साथ में थे, समर्थन दे रहे थे आप, तब ये सारी शिकायतें आपने नहीं गिनाई। अब सवाल ये है कि क्या असली शिकायत ये है कि इंडिया गठबंधन में एआईयूडीएफ बदरुद्दीन अजमल साहब को न्योता नहीं दिया राहुल गांधी ने? इसी वजह से क्या बदरुद्दीन अजमल साहब को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ भीड़ खींचेंगे, वोट नहीं पाएंगे? रोमाना जी प्लीज प्लीज प्लीज, आप एक बात समझिए कि राहुल गांधी जी हो या खड़गे जी हो या कोई और हो, वो स्टेज पे एक भी मुसलमान का चेहरा नहीं दिखाना चाहते, इसलिए कि उनका हिंदू वोट खराब होगा। हमारे आसाम के जो लोग हैं, कांग्रेस वाले मुसलमान को लेकर नहीं, मुसलमानों का वोट 90% लेना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को कुछ देना नहीं चाहते। ये है हमारा दुख। हमें नहीं लिया कोई बात नहीं, इलेक्शन के बाद जब हम 3 सीट लेके आएंगे वो झुक के आएंगे, उनको आना पड़ेगा, 3 सीट की जरूरत होगी। अच्छा, मनोज्ञा भी है हमारे साथ। मनोज्ञा प्लीज आइए, सवाल लीजिए। बोलो। धन्यवाद रुमाना। बदरुद्दीन अजमल साहब, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पे एक बार फिर। मनोज्ञा बोल रही हूँ और मेरा पहला और सीधा सवाल, गुजरात सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले में आज बदल दिया है और सजा फिर से बरकरार कर दी है, क्या कहेंगे इस पर? इसको हम लोग वेलकम करते हैं। देर आए दुरुस्त आए, बहुत सालों के बाद, 30-35 साल के बाद ये फैसला आया और आज का सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर
पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को, न्यायालय के ऊपर फख्र था और आज के चीफ जस्टिस के ऊपर और ज्यादा हम लोगों को फख्र है कि यहाँ न्याय मिलेगा और न्याय मिलना शुरू हो गया। इसलिए इन लोगों को जो सजाएं मिलनी चाहिए थी वो मिलना चाहिए। जो लोग गलत गिरफ्तार हैं उनको छोड़ना चाहिए। इसलिए जल्द से जल्द बहुत अच्छा कदम है, हम इसका रक्तदान करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। इस मामले को आप किसकी जीत और किसकी हार के तौर पर देख रहे हैं? किसी का जीत नहीं, इंसाफ की जीत है, न्याय की जीत है। राहुल गांधी मणिपुर से महाराष्ट्र चलेंगे। इस पूरे दौरे को, इस पूरी यात्रा को, क्योंकि आपके इलाके से भी गुजरेगी ये यात्रा, इसका क्या असर होने वाला है आपके इलाके और बाकी जगहों पर? देखिए, राहुल गांधी जी माशाल्लाह यंग है, जेनरेटिक है, खूबसूरत है। अभी उन्होंने शादी नहीं की, इसलिए और ज्यादा नौजवान लड़कियों में चमक है। तो वो जहां से भी गुजरेंगे लोग अपनी निगाहें बिछा देंगे। हम भी उनको वेलकम करते हैं। अभी इससे पहले उन्होंने इतनी बड़ी यात्रा की पूरे आधे हिंदुस्तान का, नतीजा 3 स्टेट में आप लोगों ने देख लिया, चित खा के गिर गए। ऐसे ही आसाम में भी आएंगे। मेरे धुबड़ी में सुना है 2 दिन रखेंगे। हम लोग एक मतलब पहले आगे साथ में रह चुके हैं, थोड़ा तो इनको रियायत रखनी चाहिए। लेकिन हम उनके आने को वेलकम करते हैं। वो 2 दिन रहे, हम उनकी मेहमान नवाजी करेंगे, खाना पीना भेजेंगे। वो खाएंगे कि नहीं मालूम, लेकिन जीत नहीं सकते क्योंकि राहुल जी का चमक वोटर तक नहीं पहुंच पा रहा है, ग्रास रूट तक नहीं जा रहा है। मेन रोड के ऊपर जो लोग आते हैं वो देखते हैं, तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं। लड़कियां किसी और उम्मीद से देखती है, शायद राहुल जी की हमारे ऊपर निगाह पड़ जाए, इसलिए वो सब होगा, लेकिन वोट नहीं मिलेगा। आपकी निगाह में राहुल गांधी सबसे ज्यादा इस समय कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं क्या कांग्रेस के, जिनका बहुत असर होगा इस यात्रा के दौरान पूरे देश में? देखिए, अब मैं अगर कोई बात कहूंगा, मैं अभी ऑपोजिशन के पास राहुल गांधी से अच्छा कोई कैंडिडेट नहीं है, कद्दावर नेता नहीं है वो। लेकिन चूंकि कांग्रेस का सेटअप पूरे इंडिया में हर जगह से 1-1, 2-2 सीट भी आ जाएंगे, तो गठबंधन का जो इंडिया गठबंधन का सबसे ज्यादा सीटें इन्हीं के पास आए। इसका मतलब ये है कि अभी से उनका तय है कि वो राहुल गांधी भी प्रपोज करेंगे प्राइम मिनिस्टर के लिए, और यही चीज उनको खत्म करनी होगी। अभी आपस में इनके जो झगड़े चल रहे हैं आप देखिए, ये तो आखिर तक कहां तक पहुंचेंगे, हमें इसकी भी उम्मीद। अल्लाह करे अच्छे जगह पे पहुंच जाए, ये जीत जाए। एक बात बताइए अजमल साहब, एक बात बताइए, पिछले दिनों जिस तरीके से कर्नाटक का चुनाव, तेलंगाना का चुनाव, और वहां से एनालिसिस ये निकल कर आया कि साहब जो मुस्लिम वोट है वो अब धीरे धीरे कर रीजनल पार्टी से दोबारा कांग्रेस की तरफ उसका रुझान बढ़ रहा है, तो क्या इसी वजह से अजमल साहब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डर कर क्या उन पर निशाना साध रहे हैं और शुरू होने से पहले ही इस यात्रा को फेल करार दे रहे हैं? डरता नहीं है मैडम, हम लोग सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, राहुल गांधी से नहीं डरते। राहुल गांधी जो है वो हमारे नेहरू खानदान के एक चिराग है और इंदिरा गांधी के पोते हैं, इसलिए हमको उनके खुशी है। हम उनके साथ 15 साल रहे, लेकिन यूपीए में रहते हुए मैडम सोनिया गांधी से हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे, लेकिन राहुल गांधी ने कभी हमको खास नहीं डाला। ये उनके अपना फितरत है, वो पॉलिटिशियन अभी बनने में उनको बहुत देर लगेगा। तो ये एक और बात है, आपने गिना दी। चाहते हैं एक मिनट, हेलो, हम ये चाहते हैं चमक लाने के लिए राहुल गांधी है, लेकिन वोट लाने के लिए नहीं है। ये तो 3-4 स्टेट में खाली कर्नाटका और आप तेलंगाना बोलेंगे, बाकी हिंदुस्तान की बात करिए ना। अच्छा, चमक लाने के लिए राहुल गांधी, वोट लाने के लिए राहुल गांधी नहीं, ये बड़ी बात यहाँ पर अजमल साहब कह रहे हैं। अजमल साहब, आप कह रहे हैं कि साहब सोनिया गांधी के साथ अच्छे राजनीतिक रिश्ते रहे, राहुल गांधी घास नहीं डालते हैं बदरुद्दीन अजमल को, ये दूसरी बड़ी बात आपने कही है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी अभी आपने कहा कि आप मुसलमान हैं, मुसलमान किसी से डरता नहीं है, लेकिन डराने का काम क्यों सर? 22 से 26 जनवरी तक मुसलमान अपने घर पर ही रहें, बाहर ना निकलें, ये बात क्यों कही जा रही है आपकी तरफ से? इसलिए कही जा रही है, ट्रेन में रोमाना जी आप जानते हैं कि ट्रेन में जितनी मुसलमानों के खिलाफ घटनाएं हुई है, औरतों के साथ हुए हैं, लोगों को मारा गया, ट्रेन से उठा के फेंक दिया गया। उसके बाद जो अभी थोड़े दिन पहले सीआरपीएफ के एक जवान ने अपने 3 साथी मुसलमान, उसको मारना ही था, लोग कहते हैं उसके सेंटिमेंट प्रोग्राम था, इसका दिमागी प्रॉब्लम, तो मुसलमानों को मारेगा। जैसे मुसलमान तलाक देने जब चाहता है तो अपनी बीवी को ही देता है,
साथ में माँ बैठी हुई है, बहन बैठी है, दादी बैठी है, नानी, उनको तलाक नहीं देता, वो बीवी को ही तलाक देता है, तो जानबूझ के देता है। इसका मतलब ये है कि ये जो सीआरपीएफ था, नहीं सर, लेकिन जिस तरीके से आप तारीखों का जिक्र कर रहे हैं और जिन घटनाओं को आप गिना रहे हैं, वो घटनाएं तो एक तरीके से जी, ऐसी घटनाएं हैं जो कभी भी कहीं पर भी हुई हैं। ऐसे लोग लेकिन जब आप जनवरी में तारीखों का जिक्र करते हैं तो ये तो सीधे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वाला दौर है ना। आप डराने का काम कर रहे हैं मुसलमानों को। बिल्कुल डराने का नहीं, हमने अपने मुसलमानों को शांति से घर रहने का, ताकि ट्रेन के अंदर जब ये कार सेवक जाएंगे वो जाए राम मंदिर में, हमको उनके कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन शराब पिए हुए होते हैं बहुत से लड़के और कुछ करते हैं। जब कोई एक मुसलमान मिलेगा उसके ऊपर जुल्म होने का अंदेशा है। अच्छा, इसलिए ठीक है। मुसलमानों को मौका क्यों दे, ठीक है और सर। इसके बहाने से पूरे हिंदुस्तान में फिर कोई, तो हमने अमन और अमान को बाकी रखने के लिए, ताकि किसी के ऊपर कोई जुल्म ना हो, राम मंदिर के प्रोग्राम बदनाम ना हो, इसलिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी जिम्मेदारी है कि ट्रेनों में और बसों में सुरक्षा दे, ताकि इसके सबकी कोई घटना हो। हमने अपने लोगों को कहा भाई घरों में बैठे रहो, 3-4 दिन घर में बैठने से क्या मुसीबत आ जाती है, ताकि कोई ऐसा अप्रिय कोई घटना ना हो और कोई माहौल हिंदुस्तान का खराब ना हो। ये बताइए मुझे कि आप, क्योंकि कानून के हिसाब से देश में ये राम मंदिर बन रहा है, इस मौके पर बधाई संदेश देंगे, मुबारकबाद देंगे देश के लोगों को राम मंदिर बनने का? मैं देता हूँ, मैं मुबारकबाद देता हूँ, मुबारकबाद दूंगा, देता रहूंगा। लेकिन ये भी कहूंगा कि बाबरी मस्जिद हमारी मस्जिद थी, कोर्ट के जरिए से आप लोगों ने ले लिया, हमने उसको मान लिया, सरेंडर कर दिया। इसलिए अब जो हो रहा है, प्रधानमंत्री जी को और उनके साथियों को, बीएचपी के लोगों को और राम मंदिर बनाने वालों को हम एक भाई, मुसलमान भाई होने के से हार्दिक बधाई देते हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। चलिए, ये अच्छी बात आपने कही है। जरा चलते चलते ये भी बताइए कि भारत सरकार कह रही है कि अब सीएए को लेकर रूल्स जल्दी ही नोटिफाई कर दिए जाएंगे। इसका चुनाव पर आपको लगता है 24 चुनाव पर कोई असर होगा? क्या चीज? सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उससे पहले हाँ सीए को जानता हूँ। जी जी। सीए की वजह से इससे पहले भी इलेक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इस इलेक्शन पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। घूम फिर के वही बात है कि जितने इनके एजेंडे आते हैं मुसलमानों के खिलाफ आते हैं, और जब हम चिल्लाते हैं तो कहते हैं ये कि बगावत कर रहे हैं, ये फसाद फैला रहे, ये लोगों के अंदर भय फैला रहे। एक सवाल माइनॉरिटीज के अंदर यही माइनॉरिटीज होंगे, व्हाई नॉट मुस्लिम, क्यों मुसलमानों को नहीं दिया जाता? ठीक है, ठीक है। एक सवाल और है मेरा यहाँ पर, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी अब सरकार की मंशा ये है कि इस पर आगे बढ़ा जाए, उस पर आपकी राय? यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छा है, सबके फायदे की बात है जी। अभी क्या है कि देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला आप और हम ज्यादा समझ सकते हैं जो शादीशुदा लोग हैं। अभी हमारे मोदी जी तो शादीशुदा है नहीं, उनको घर बार के बारे में आज 40 साल से कुछ पता ही नहीं है। तो घर में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, औरतों का कपड़ा मर्दों को पहनाएंगे और कल औरतों का खाना मर्दों को खिलाएंगे, हिंदुओं का खाना मुसलमानों को खिलाएंगे। यही यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है क्या? सबको एक लाठी से आके के कोई दुनिया में नहीं चलता। हिंदुस्तान हमारा रंगी मजहब है, ये मुल्क हमारा हर किस्म के रंग के फूल और उसके खुशबू चाहिए। इसको ये एक करने की ना कोशिश करे। एक ही परफ्यूम सूंघते सूंघते, एक फूल देखते देखते आदमी उब जाता है। इसलिए कुदरत का जो बनाया निजाम है, इसको ये बीजेपी वाले बिगाड़ने की कोशिश ना करें और ये ना समझे कि हिंदुस्तान में कोई इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। अच्छा, आज पूरी ऑपोजिशन इसके खिलाफ है। तो मतलब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेंगे। जरा ये भी बता दीजिए, लोगों के मन में सवाल है कि 24 में बदरुद्दीन अजमल किधर जाएंगे? ये 24 में हम जीतने के बाद कांग्रेस हमारे साथ जितना भी जुल्म कर रही है, हमको नहीं लेना चाह रही है, लेकिन 3 सीटों के ऊपर इंशाअल्लाह यूडीएफ आसाम में इससे पहले भी जीती है, अब के भी जीतेगी। और जीतने के बाद मैं आपके माध्यम से ये ऐलान करता हूं कि हम जाके इंडिया महागठबंधन को सपोर्ट देंगे और उनकी शक्ति बढ़ाने की
कोशिश करेंगे। अजमल साहब बहुत शुक्रिया, आप लगातार मेरे हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। बस चलते चलते आखिरी सवाल, और ये सवाल आपकी बात सुनकर ही मेरे जहन में आया है। आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि 3 सीटें जिस पर आप हमेशा जीतते रहते हैं इस बार भी जीतेंगे, लेकिन कई दूसरी जो ऑपोजिशन, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, बहुत सी ऑपोजिशन पार्टीज जो है वो तो ये कह रही है कि साहब ईवीएम में ही गड़बड़ी है, वो तो कह रही है वो ईवीएम की वजह से हार जाती हैं। अब ईवीएम तो वही है और फिर भी आप जीत का दावा कर रहे हैं, तो मतलब वो ऑपोजिशन पार्टीज वोट ही नहीं हासिल कर पा रही और जबरदस्ती ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती हैं। ईवीएम को लेकर आपकी राय? हेलो, लास्ट टाइम पे हमने कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा, कांग्रेस के 3 सीट हमने जिता के दिए, उस वक्त ईवीएम का मसला नहीं था। 5 साल उनके 3 एमपी मेरे साथ में रहे, हमने जिता के दिया। अब हार जाएंगे तो बोलेंगे ईवीएम का मसला है। ईवीएम के ऊपर लोगों को डाउट है, लोग दिखा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, इसको मानना चाहिए और इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होना चाहिए, ईवीएम को बदलना चाहिए और सिस्टम जो है बदल के लोगों को, ताकि न्याय मिले, इंसाफ मिले। अजमल साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज्ञा लोहीवाल मेरी सहयोगी और मेरी तरफ से, हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज पर आने के लिए। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। कभी बुला लिया करिए ना आपने। बिल्कुल सर, इंतजार रहेगा। अब आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगे हम, अक्सर बुलाया करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बेबाकी के साथ हर सवाल का जवाब देते हुए बदरुद्दीन अजमल को आपने सुना, कह रहे हैं कि कांग्रेस धुतकार रही है लेकिन फिर भी जीतेंगे तो फिर कांग्रेस के साथ ही जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।